नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस की वीडियो री एग्जाम के लिए यूपी जीके की हमारी सीरीज चल रही है और आज इस वीडियो लेक्चर में हम 181 से लेकर के 210 प्रश्नों तक चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लगभग 180 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। 179 थे, एक प्रश्न पिछले वीडियो में कम रह गया था, उसे मैं आज कवर कर लूंगा। तो 180 प्रश्न मान के चलिए कि हमारी चर्चा हो चुकी है और आगे के 30 प्रश्नों पर हम आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो चलिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और आज सीधे आज का प्रश्न प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे बलिया के शेर के रूप में जाना जाता है? चित्तू पांडे, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल? देखिए, इस प्रश्न में यदि बात करें हम, पहले तो आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। यदि हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की या राम प्रसाद बिस्मिल की, तो उनका संबंध बलिया से नहीं रहा। इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रशेखर आजाद का संबंध किस जिले से है, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किस जिले से है, पर बलिया से उनका संबंध डायरेक्ट रूप में नहीं रहा है। मंगल पांडे और चित्तू पांडे, इन दोनों का ही जन्म जो है वो बलिया में हुआ था। इन दोनों का ही जन्म बलिया में हुआ था। मंगल पांडे, जिन्हें 1857 की क्रांति का पहला विद्रोही या पहला सेवक माना जाता है, वो थे मंगल पांडे। लेकिन मंगल पांडे को बलिया के शेर के रूप में नहीं जाना जाता। यदि बलिया का शेर उपनाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है चित्तू पांडे को। चित्तू पांडे ने असहयोग आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में अस्थाई सरकार की स्थापना की थी। बलिया में अस्थाई सरकार की स्थापना की थी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किसने अस्थाई सरकार की स्थापना की थी? तो चित्तू पांडे ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्थाई सरकार की स्थापना करी थी। कहां पर करी थी? बलिया में करी थी। और इनका जन्म भी जो है बलिया में ही हुआ था। इन्हें बलिया के शेर के उपनाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां हुआ था? बदायूं में, झांसी में, एटा में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म प्रदेश के बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म है वो तो प्रदेश के बदायूं जनपद में हुआ था। पर निजामुद्दीन औलिया से और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इन्हें महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता है। महबूबे इलाही। तो प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से किस सूफी संत को महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को। इन्हें तुर्कुल्लाह भी कहा जाता है, तुर्कुल्लाह। और इन्हें जो तुर्कुल्लाह है, ये उपाधि किसने दी थी? तो ध्यान रखना, अमीर खुसरो ने। इनके शिष्य थे अमीर खुसरो, जिन्हें स्वयं तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। उन्हीं अमीर खुसरो ने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को तुर्कुल्लाह कहकर पुकारा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे बाबा फरीद फखरुद्दीन गजे शंकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। वो निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। इनका पूरा नाम क्या था? फखरुद्दीन गजे शंकर। ध्यान रखना, ये दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान है, बलबन। बलबन के दामाद भी थे, बलबन के दामाद। तो ऐसे प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सूफी संत बलबन का दामाद है? तो बाबा फरीद। बलबन के दामाद नसरुद्दीन महमूद भी था, जो दिल्ली का सुल्तान था बलबन से पहले, लेकिन बाबा फरीद भी उनके एक दामाद थे और वे एक सूफी संत थे। यानी बलबन का एक दामाद दिल्ली का सुल्तान था और एक दामाद सूफी संत था। और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है बदायूं में। अगर बात करें इनके शिष्य की, तो इनके शिष्य का नाम अमीर खुसरो है। इन्हें अलग से पढ़ेंगे हम, अमीर खुसरो।
तो लेकिन पूछा जाता है निम्न में से कौन से शिष्य, कई शिष्य हैं जिसमें से प्रमुख शिष्य कौन है, अमीर खुसरो। ध्यान रखना, बात करें अमीर खुसरो की या निजामुद्दीन औलिया की, इन दोनों ने ही 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। तो पूछा जाए कितने सुल्तानों का कार्यकाल देखा, तो 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। पहले गुरु की मृत्यु हुई है और इसी गम में शिष्य की भी मृत्यु हो गई है थोड़े ही दिनों में। तो 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। तो पूछ लेता है निम्न में से कौन से सुल्तान का कार्यकाल नहीं देखा, तो ये आपको 8 सुल्तान पता होने चाहिए। बलबन, बलबन के बाद बलबन का पोता कैकूबाद राजा बना, और कैकूबाद के बाद एक नाबालिग बच्चा कैकूबाद का पुत्र क्यूमार्स राजा बना, और इस क्यूमार्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद बैठा अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर बैठा है मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी के बाद एक खुसरव शाह आया बीच में, जिसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। खिलजी वंश का नहीं था, ध्यान रखना। तो ये खुसरव शाह शासक बना, और इस खुसरव शाह को हटा करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी है। तो इन 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसका कार्यकाल नहीं देखा, तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक हो सकता है ऑप्शन में। तो ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल नहीं देखा। बलबन, कैकूबाद, क्यूमार, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरव शाह, खुसरव खिलजी नहीं था, खुसरव शाह, और गयासुद्दीन तुगलक, ये जो है 8 सुल्तान हो जाएंगे। इन्हें आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ है? गोरखपुर में, बलिया में, प्रयागराज में, या मुगल सराय में? तो भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है मुगल सराय में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए ये मुगल सराय कहाँ पड़ता है, तो मुगल सराय आपका पड़ता है चंदौली जिले में, चंदौली जिले में। ध्यान रखिएगा ये बात। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है ताशकंद में। ये पाकिस्तान से समझौता करने के लिए सोवियत रूस के देश गए थे उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ही कहते हैं कि हार्ट अटैक से लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। हालांकि एक सस्पेंस, एक रहस्य का प्रश्न बना हुआ है कि क्या वे हार्ट अटैक से मरे थे या कोई षड्यंत्र था, उनकी हत्या की गई थी। आज तक इस पर से पर्दा नहीं हट पाया है, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? चंदौली में, चंदौली के मुगल सराय में। चलिए आगे चलते हैं। शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में, आगरा में, गोरखपुर में, जालौन में? तो कौन थे शेख फैजी? शेख फैजी जो है शेख मुबारक के बेटे थे, शेख मुबारक के बेटे। अब शेख मुबारक को भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अकबर के दरबार में थे शेख मुबारक। जो मजहर प्रपत्र जारी करा था ना अकबर ने, उसका प्रारूप शेख मुबारक ने बनाया था। और ये जो शेख मुबारक थे, इनके 2 बेटे थे। एक का नाम था अबुल फजल। अब अबुल फजल को बहुत लोग जानते होंगे, तो समझ गए होंगे अबुल फजल। और इनके दूसरे बेटे का नाम था शेख फैजी। तो आपसे अबुल फजल पूछ ले या शेख फैजी पूछ ले, दोनों का ही जन्म जो है वो आगरा में हुआ है, क्योंकि इनके पिता मुगल दरबार में थे आगरा में, और उसी समय अबुल फजल और शेख फैजी का जन्म हुआ है। अबुल फजल ने तो अकबरनामा लिखी है, इसलिए हम सभी इन्हें जानते हैं, जबकि शेख फैजी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी महाभारत का अनुवाद करने के लिए। तो महाभारत का फारसी अनुवाद जिस कमेटी ने किया था, उस कमेटी की अध्यक्षता शेख फैजी कर रहे थे। महाभारत का फारसी अनुवाद। अगर मैं आपसे पूछूं महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है, तो नाम हो जाएगा रज्जनामा। तो अगर आपसे महाभारत का फारसी अनुवाद पूछे तो शेख फैजी याद रखिएगा, और यदि रामायण का फारसी अनुवाद पूछे तो बदायूनी याद रखिएगा। चलिए
आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? टोडरमल, सीतापुर, अबुल फजल आगरा, बीरबल, जालौन, अमीर खुसरो आगरा। तो देखिए, टोडरमल का जन्म अकबर के जो है ये एक तरीके से भू राजस्व अधिकारी थे, वित्त मंत्री समझ लीजिए एक प्रकार के। इन्होंने आयने दहसाला करके एक भू राजस्व एकत्र करने की पद्धति विकसित की थी। ये शेरशाह सूरी के काल में भी भू राजस्व संभालते थे और अकबर के काल में भी भू राजस्व संभालते थे। इन्हें शेरशाह सूरी और अकबर के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसी वजह से जो अकबर की भू राजस्व पॉलिसी थी और शेरशाह सूरी की भू राजस्व पॉलिसी थी वो लगभग समान थी, क्योंकि इन्हें बनाने वाला व्यक्ति एक ही था, टोडरमल। और टोडरमल का जो जन्म हुआ है ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में हुआ है। अबुल फजल पे हमने चर्चा कर ली। अबुल फजल और फैजी दोनों का ही जन्म आगरा में हुआ था। पूछा जाता है बीरबल का जन्म कहां पे हुआ था? तो बीरबल का जन्म जालौन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बीरबल, जिसका ओरिजिनल नाम महेश दास था, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन में हुआ है। जबकि यदि बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो का जन्म आगरा में नहीं हुआ दोस्तों, इनका जन्म हुआ है कासगंज में, कासगंज के पटियाली क्षेत्र में। ध्यान रखिए, पुरानी पुस्तक है अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा, या फिर अपडेटेड पुस्तक नहीं है तो उसमें एटा मिल सकता है आपको उत्तर में, लेकिन अब कासगंज है, ये पटियाली कासगंज में पड़ता है, तो कासगंज के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। देखिए, अमीर खुसरो ने भी कई पुस्तकों की रचना करी है। अगर इनकी रचनाओं पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना, मिफ्ताह उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह की इन्होंने रचना करी है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी का इतिहास मिलता है। इसके अलावा इन्होंने खजाइन उल फुतूह की भी रचना करी है, खजाइन उल फुतूह, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक पुस्तक है इनकी नूह सिपिर, नूह सिपिर में मुबारक शाह खिलजी की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक पुस्तक है इनकी तुगलक नामा, तुगलक नामा, और तुगलक नामा से जो है आपकी खुसरव शाह और गयासुद्दीन तुगलक की जानकारी मिलती है। इनकी एक पुस्तक है आपकी आशिका, आशिका, ठीक है। तो ये जो है आपकी जो है अमीर खुसरो की पुस्तक है, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, नीह सिपिर, तुगलक नामा और आशिका। और अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ है वो प्रदेश के किस जनपद में हुआ है? तो कासगंज के पटियाली क्षेत्र में। और इन्होंने भी 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, और वो 8 सुल्तान मैंने आपको नोट करा दिए हैं, ध्यान रखिएगा उन्हें। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्रदेश के किस जनपद में सूरदास का जन्म हुआ था? देखिए, सूरदास कृष्ण भक्त थे, जन्मांध थे, ये जन्म से अंधे थे, और इनका जन्म प्रदेश के किस जनपद में हुआ है अगर आपसे पूछ ले तो इनका जन्म हुआ है मथुरा में, मथुरा के सीही नामक स्थान पर। मथुरा जनपद में एक जगह पड़ती है सीही, और यहां पर सूरदास का जन्म हुआ। इनकी रचनाएं अगर आपसे पूछे कि सूरदास की निम्न में से कौन कौन सी रचना है, तो इनकी एक रचना है सूर सागर। ये पूछते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ना, मैं आपको वैसे ही नोट नहीं करा रहा, इन्हें आप याद कीजिएगा किसकी कौन सी रचना है। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी निम्न में से किसकी रचना है? तो सूरदास की। सूर सागर किसकी रचना है? तो सूरदास की। साथ ही सूर सारावली, ये भी आपकी सूरदास की रचना है। और सूरदास का जन्म कहाँ हुआ है? तो मथुरा जनपद के सीही नामक स्थान पर। चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के ब्लैंक जनपद में स्थित राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म जिस गांव में हुआ था उस गांव का नाम तो राजापुर है, पर आपसे पूछ रहा है ये राजापुर किस जनपद में आता है, या तुलसीदास का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ है चित्रकूट में। तुलसीदास के बचपन का नाम पूछा जाए यदि आपसे कि इनके बचपन का नाम क्या था, क्योंकि प्रसिद्ध नाम है इनके बचपन का राम बोला, राम बोला। जब ये राम भक्त नहीं थे तब भी इनके नाम में राम जुड़ा हुआ था, राम बोला। अगर बात करें इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था नरहरि दास, नरहरि दास इनके गुरु थे। इन्होंने भी कई रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने कई कृतियों की रचना करी है। अगर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाए तो सबसे पहले तो रामचरितमानस होता है,
रामचरितमानस की जो रचना है वो किसने करी है, तो वो तुलसीदास ने करी है। साथ ही गीतावली, दोहावली, गीतावली, दोहावली, श्री राम सतसई, श्री राम सतसई और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, इसकी रचना भी तुलसीदास के द्वारा की गई है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, राम बोला, और इनके गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास। और तुलसीदास का जन्म किस जनपद में हुआ है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चित्रकूट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है था? चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्ला खां या अकबर? तो देखिए चंद्रशेखर आजाद का संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, किंतु इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। इनका जन्म कहां पर हुआ था, मध्य प्रदेश में। जबकि इसी प्रकार बिस्मिल्ला खां की बात करें तो बिस्मिल्ला खां का जो कर्म भूमि है वो उत्तर प्रदेश रही है, लेकिन इनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। और बात करें अकबर की, तो अकबर का शासन आगरा में रहा है। इनका जन्म का एक लंबा समय आगरा और फतेहपुर, इनके जीवन का एक लंबा समय, जन्म का नहीं, जीवन का एक लंबा समय आगरा और फतेहपुर सीकरी में बीता है। पर इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था उमरकोट राजस्थान में। यानी कि इसमें से किसी का भी जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कानपुर की तवायफ जिसने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तवायफ कानपुर की थी, अजीजी बेगम करके ऐसा इनका नाम था। और इनका जो जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। नाना साहेब ने एक महिला मोर्चा बनाया था और उस महिला मोर्चा का हेड बनाया था अजीजी बेगम को, और ये तवायफ थी कानपुर की, ठीक है। लेकिन इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ? मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय का जो जन्म है वो प्रयागराज में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू जी का जो घर है आनंद भवन, वहां पर जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और इंदिरा गांधी का जन्म भी वहीं हुआ था। लेकिन मोतीलाल नेहरू का जो जन्म है वो प्रयागराज में नहीं हुआ दोस्तों। इनका जन्म तो आगरा में हुआ। इनके पिता आगरा में रहते थे, आगरा में जन्म हुआ। इनके पिता या ये स्वयं बाद में प्रयागराज आए होंगे, वहां इन्होंने जमीन वगैरह ली, घर वगैरह बनाया, आनंद भवन, और बाद में वहां पर जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद इंदिरा गांधी का भी जन्म हुआ। पर मोतीलाल नेहरू का जन्म यदि पूछ ले प्रदेश के किस जनपद में हुआ है, तो वो तो आगरा जनपद में हुआ है, ना कि प्रयागराज में। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर कुछ किताबों में प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू का जन्म भी लिख दिया जाता है, लेकिन मोतीलाल नेहरू का जन्म आगरा में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश के किस जनपद में महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त है? चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आजादी की लड़ाई लड़ने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी एक्शन का नेतृत्व करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। जन्म ध्यान रखिएगा शाहजहांपुर में। इनकी मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में हुई है, किसी एक जिले में हुई है। आप सोचिए कहां पर हुई। आगे प्रश्न दिया इसलिए उत्तर नहीं बताऊंगा मैं। इन्हें जो है उत्तर प्रदेश में ही फांसी दी गई थी, पर इनका जन्म अगर आपसे पूछे तो शाहजहांपुर। चलिए अगला ही प्रश्न था। राम प्रसाद बिस्मिल को सरकारी खजाना लूटने के आरोप में कहां फांसी दी गई? काकोरी स्टेशन पर ट्रेन उन्होंने लूटी थी जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खां को, रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फांसी दी गई थी आपसे पूछ रहा है? महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, गोरखपुर में या शाहजहांपुर में? तो इन्हें जो फांसी दी गई थी वो कहां दी गई थी दोस्तों? गोरखपुर में। अगला है, निम्न में से किस जनपद से चंद्रशेखर आजाद का संबंध रहा है? हमने अभी देखा चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ।
इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ है। लेकिन इनका संबंध प्रदेश के किस जनपद से रहा, या इसका मतलब है कि इनके पिता बाद में उत्तर प्रदेश में आ गए, इनका पालन पोषण लालन पालन उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है? बरेली में, उन्नाव में, भदोही में या रायबरेली में। तो चंद्रशेखर आजाद का जो लालन पालन हुआ है वो उन्नाव जिले में हुआ है। ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद का जन्म उन्नाव एमपी में हुआ है, पालन पोषण उन्नाव में। इसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां का संबंध वाराणसी से रहा है, लेकिन उनका जन्म बिहार में हुआ है। और मोतीलाल नेहरू जी, उनका जीवन प्रयागराज में बीता, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो उनका जन्म जो है आगरा में हुआ है। तो ये जो कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हें आप एक जगह नोट कर लिया कीजिए और इसके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर दिया कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध प्रदेश से नहीं रहा? उत्तर प्रदेश ने कई खिलाड़ी दिए हैं, इसमें से मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला और प्रवीण कुमार, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, जबकि युवराज सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं रहा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक अच्छे खिलाड़ी थे आरपी सिंह, बॉलर थे आरपी सिंह, इनका संबंध भी जो है उत्तर प्रदेश से ही रहा है। तो मोहम्मद कैफ हो गए, पीयूष चावला हो गए, प्रवीण कुमार हो गए, आरपी सिंह हो गए, ये उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि युवराज सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं रहा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय पूछ रहा है, राजकीय संग्रहालय नहीं, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, दोनों को अलग रखिएगा। तो जब भी आपसे पूछे राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है, तो ये स्थित है इत्र नगरी कन्नौज में। और कब इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में स्थित है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? देखिए आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम में कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, प्रश्न और डिटेल में पूछा जाए तो इसकी जो स्थापना है वो 1926 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1926 में। लेकिन 1926 में इसका नाम जो है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय नहीं था, बल्कि इसका नाम क्या था? मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से 1926 में इसकी स्थापना हुई। इसकी जो स्थापना है वो किसके प्रयासों से हुई थी? अगर आपसे पूछ ले तो विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से। तो वर्तमान में जिसका भातखंडे नाम है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है, विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से। चलिए अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर पड़ा है। लेकिन इस समय इसका नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक क्यों रखा गया था? क्योंकि उस समय संयुक्त प्रांत होता था, उत्तर प्रदेश तो होता नहीं था। तो संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे, संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे दोस्तों, उनका नाम था विलियम मैरिस। क्या नाम था? विलियम मैरिस। तो ये विलियम मैरिस के नाम पर इसका नाम मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक रखा गया, और विलियम मैरिस ने ही इसका उद्घाटन भी किया था। तो इसका उद्घाटन, क्योंकि नाम में छुपा हुआ, तो आपसे पूछ सकता है, संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम मैरिस ने इसका उद्घाटन किया। 1926 में स्थापना हुई विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से। तो फिर इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कब पड़ा? तो ये नाम पड़ा है दोस्तों 1960 में। लेकिन वर्तमान में इसका ये नाम भी नहीं है। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो वर्तमान में इसका नाम है भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान। ये जो है दोस्तों वर्तमान में नाम है। तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते थे उस पर मैंने आपसे चर्चा कर ली। हम चलते हैं अब आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो मथुरा जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं।
स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? स्वामी हरिदास तानसेन जी के गुरु थे और इनका जीवन का जो अंतिम समय है वो वृंदावन में बीता। वृंदावन कहाँ पड़ता है? मथुरा में पड़ता है और इसी वृंदावन में स्वामी हरिदास जयंती मनाई जाती है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। तो आपसे पूछ ले बांके बिहारी जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका वृंदावन में। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किया जाता है। यह किस स्थान पर होता है? तो देखिए, मथुरा जनपद में होता है, लेकिन ये वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल ये सभी मथुरा के ही इलाके हैं। ये सभी का संबंध कृष्ण भगवान से रहा है। तो लठमार होली का आयोजन कहाँ किया जाता था? बरसाना में। बरसाना जहां की थी मां राधा रानी, और वहीं उसी बरसाने में लठमार होली का आयोजन भी किया जाता है। चलिए, अगला है, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम या सत्रिया? तो कथकली कहाँ का है दोस्तों? कथकली है केरल का। कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया है आपका असम का। इसी प्रकार ओडिसी होता है उड़ीसा का। ओडिसी कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का। और मणिपुरी, मणिपुर का। आप मुझे बताएंगे भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम वैसे तो पता होगा, आसान सा प्रश्न है, और फिर भी आप बताएंगे भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कथक। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार और नटवरी पूर्वांचल। दोस्तों, धुरिया जो है बुंदेलखंड का नृत्य है। धीवर नृत्य कहार जाति के द्वारा किया जाता है, तो ये भी ठीक है। नटवरी पूर्वांचल में किया जाने वाला नृत्य है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो कर्मा है ना दोस्तों, इसका संबंध महोबा से नहीं है, बल्कि मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में ये कर्मा नृत्य किया जाता है। इसका मतलब अगर कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछ ले, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, कर्मा। कर्मा महोबा का नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज शैली का है? छोलिया, नटवरी, चारकुला, जोगिनी। तो चरकुला जो नृत्य है दोस्तों, वो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। ब्रज क्षेत्र का महत्वपूर्ण नृत्य है चरकुला नृत्य। चलिए अगला है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? देखिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे स्टार लगा लीजिए। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। पूछा जाए बाराबंकी में, बाराबंकी में एक और इंपॉर्टेंट मेला लगता है, देवा शरीफ का मेला। तो देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है बहराइच, बाराबंकी में, और सैयद सलार मेला लगता है बहराइच में। दोस्तों अक्सर उलट देते हैं, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, बहराइच में लगता है, ऐसे करके स्टेटमेंट दे देते हैं सुमेलित सुमेलित में, तो वो गलत हो जाता है। देवा शरीफ का लगता है बाराबंकी में और सैयद सलार का मेला लगता है बहराइच में। कई बार पूछे ये दोनों मेले, तो याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? बिरहा, रसिया, काल बहेलिया या आला? तो दोस्तों ये सभी लोक नृत्य हैं। बिरहा, रसिया और आला, ये इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, जबकि जो काल बहेलिया है ये राजस्थान का नृत्य है दोस्तों। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, ये यूनेस्को की जो लिस्ट होती है उनमें से शामिल है काल बहेलिया, और ये राजस्थान का नृत्य है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। देखिए, कोई उत्तर प्रदेश में निवास करते हो जनजाति के लोग जिससे संबंधित काल बहेलिया है, तो वो करते होंगे, लेकिन विशेषता ये संबंध उत्तर प्रदेश का नहीं है। चलिए अगला है, नककटैया मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में, अयोध्या में, सीतापुर में या प्रयागराज में? तो नककटैया मेला लगता है दोस्तों वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए, सबसे प्राचीन पूछ रहा है, तो सबसे प्राचीन कहाँ हो सकता है? देश की राजधानी लखनऊ में। तो सबसे पुराना प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर है? सबसे प्राचीन तो वो है लखनऊ में। चलिए अगला है, कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुनिश्चित है?
देखिए कुषाण कालीन मूर्तियां जो प्रदेश से प्राप्त हुई हैं, अगर पूछ ले किस संग्रहालय में रखी हुई हैं तो वो रखी हुई हैं दोस्तों मथुरा के संग्रहालय में। कहाँ रखी हुई हैं? मथुरा संग्रहालय में। चलिए मथुरा संग्रहालय में ये मूर्तियां रखी हुई हैं। अगर पूछा जाए इस मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई है 1874 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या इनमें से कोई नहीं। तो चरकुला भी सुमेलित असुमेलित में भी शायद आया था, ब्रजभूमि का ये महत्वपूर्ण नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। ये दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे, फैक्ट्स हैं, इनमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, तो ये हम इसलिए जल्दी जल्दी इनको बस देख लेते हैं। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? दोस्तों पद्मावत किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। राणा रतन सिंह और उनकी पत्नी पद्मावती के जौहर राणा रतन सिंह के युद्ध में मरने की किसके विरुद्ध? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। ये सारी कहानियां पद्मावत में नाम के ग्रंथ में लिखी हुई हैं। अगर पूछ लिया जाए जो पद्मावत ग्रंथ है इसकी रचना किस काल में हुई है, तो ध्यान रखना इसकी रचना बहुत बाद में शेर शाह सूरी के काल में हुई है, यानी 1540 के आसपास। तो ये बहुत बाद में लिखा गया ग्रंथ है, कहानी ज्यादा लगता है और हकीकत से दूर लगता है। मतलब जौहर हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में भी मारे गए थे, पर वो जो युद्ध है वो सीमा क्षेत्र के विस्तार के लिए लड़ा गया था, इसके ज्यादा प्रमाण मिलते हैं। जबकि पद्मावती के लिए लड़ा गया था ऐसा साक्ष्य सिर्फ पद्मावत नाम के इस ग्रंथ में मिलता है। और पद्मावत का ये जो ग्रंथ है ये तो बहुत बाद में लिखा गया है। युद्ध हो रहा है 1301 में, ग्रंथ लिखा जा रहा है 1540 में, 250 साल बाद। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये कहां सुरक्षित है, तो ये सुरक्षित है दोस्तों लखनऊ संग्रहालय में। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं मौर्य काल के, गुप्त काल के, कुषाण काल के या मुगल काल के। तो इसमें देख लीजिए सबसे प्राचीनतम राजवंशी मौर्य काल है इनमें से, तो मौर्य काल के ही नमूने जो है सबसे प्राचीनतम है जो उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। चलिए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने करी? असित कुमार हलदार ने, चमन सिंह ने, ललित मोहन सेन ने या विश्वनाथ मेहता ने? तो दोस्तों चित्रकला तो उत्तर प्रदेश में बहुत पुरानी है, पर ग्राफिक विद्या की यदि बात करें तो ये ललित मोहन सेन जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई ना कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में टकरा सकता है कभी भी। यानी ये जो 210 प्रश्न मैंने कराए हैं तो मान के चलिए 3-4 प्रश्न तो इन्हीं में टकरा जाएंगे आपसे, कम से कम 3 तो मिल ही जाएंगे, और ना मिले तो एग्जाम वाले दिन पकड़ लेना मुझे। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।